हेलो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जो है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीजीएल मेंस में कई सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं, सीडीएस में भी सवाल पूछे जाते हैं। जो इसका मेन कंसेप्ट है उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं और कुछ ट्रिकी सवाल भी आते हैं जो प्री में या CHSL या GD वगैरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में। तो हम ट्रिक भी देखेंगे और मेन कंसेप्ट भी देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। और कुछ हम ऐसा भी देखेंगे कि कैलकुलेशन को हम कैसे फास्ट कर सकते हैं अपने, और कैसे टाइम बचा सकते हैं ताकि वो टाइम हम किसी और अच्छे क्वेश्चंस में लगा सकें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे डिवाइड किया तो इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट या फिर भागफल। इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर, मतलब जो डिवाइड होने के बाद जो बच जाता है, शेषफल। इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर, हिंदी में क्या कहते हैं? भाजक। और इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं, भाज्य। अब तक तो सब कुछ पता ही होगा कि इसमें तो कुछ ऐसा खास बात है नहीं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो डिविडेंड होता है वो उसको हम कैसे ले सकते हैं? जब हम डिवाइजर को और क्वोशिएंट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो वही हमारा रिमाइंडर थ्योरम हो जाती है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम बताती है हमको, ये आप सब नोट कर लेना, कि जो डिविडेंड होता है उसको हम डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जमा में शेषफल। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके विदाउट सीजीएल मेंस के या सीडीएस के सवाल नहीं हो सकते। इसको जानना बहुत जरूरी है और ये कई जगह अप्लाई होगा। इसके बेसिस पे तीन केसेस बन सकते हैं। तो अब हम वो केसेस पे आएंगे कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, और रिमाइंडर पे हम कमेंट करेंगे उस केसेस में कि इस केस में रिमाइंडर क्या हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। इसको नोट कर लेना, रिमाइंडर थ्योरम को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है गाइस, तो इसके 3 केस पॉसिबल हैं। केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है गाइस, तीनों केस करते हैं। पहले एक ये वाला केस करते हैं। इस केस में क्या है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड अगर डिवाइजर से बड़ा हो गया, इस समय रिमाइंडर क्या होगा उस पर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया तब क्या होगा। और तीसरा केस क्या कहता है कि जब डिविडेंड जो है वो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर होगा। डिवाइजर का मल्टीपल मतलब कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का एक फैक्टर है। डिविडेंड का एक गुणनखंड जो होगा वो डिवाइजर हो जाएगा।
तीसरा वाला केस ये है। तो इस वाले केस में रिमाइंडर क्या होगा, इस वाले केस में रिमाइंडर क्या होगा, इस वाले केस में रिमाइंडर क्या होगा, तीनों केस में देखते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इस वाले केस में मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा है, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, 21 को मैं 19 से डिवाइड करता हूँ, जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। 2 क्या है, डिविडेंड से छोटा है, 2 जो है वो डिविडेंड से छोटा है और 2 डिवाइजर से भी छोटा है, यानी कि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिविडेंड है और रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिवाइजर है। ये 2 कंडीशन आ रही है रिमाइंडर के लिए। अब इस वाले केस में देखते हैं, इस वाले केस में क्या होता है, डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 19 को डिवाइड करता हूँ 21 से। अब कई लोगों को डिवाइड करना ही है, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 0 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 21 इंटू 0 तो यहाँ पे क्या बच गया 19। अगर ऐसा केस आ जाता है तो जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड के बराबर हो गया और जो डिवाइजर है उससे छोटा है, यानी कि यहाँ से भी 2 कंडीशन आ रही है। पहली कंडीशन आ रही है जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड के बराबर हो गया, और दूसरी कंडीशन है जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है। ठीक है गाइस, अब तीसरा वाला केस देखते हैं। तीसरे वाले केस में कहते हैं कि जो डिविडेंड है वो मल्टीपल हो जाएगा डिवाइजर का, यानी कि जो डिवाइजर है वो गुणनखंड है डिविडेंड का। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, जब 6 टू 12 तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आएगा, पहला। दूसरा, ये डिवाइजर से छोटा है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है। तो अब तीनों केसेस, इससे ज्यादा तो केस पॉसिबल नहीं है, तो तीनों केसेस में एक कंडीशन कॉमन है। क्या कॉमन है कि जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है। तीनों केसेस में रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, तो मैं इसको मिटा के इस सबको, ये सब आप नोट कर लेना अच्छे से, पॉज करके वीडियो को। तो हम तो तीनों केसेस में क्या नोट आ रहा है, नोट आ रहा है कि कोई भी केस हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये मेन कंडीशन है। इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल आएंगे, इसको अभी हम प्रूव भी करेंगे कि क्या हो रहा है। वैसे हमने 3 केसेस में, देखो तीनों केस में आपको पता ही चल रहा होगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर है जो 19 से छोटा है, यहाँ पे 19 रिमाइंडर है जो 21 से छोटा है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर है जो 6 से छोटा है। और ये तीनों चीज आप यहाँ पे याद भी रखना कि जब डिविडेंड डिवाइजर छोटा होता है तो रिमाइंडर जो हुआ वो डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। अगर डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा हो जाए, अगर डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो उस वाले केस में जो रिमाइंडर होगा वो डिविडेंड से छोटा होगा। इस वाले केस में रिमाइंडर डिविडेंड के बराबर हो जाएगा, इस वाले केस में रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। तो 3 केस पॉसिबल है। 3 केस से क्या नोट निकल के आ रहा है भाई, ये नोट निकल के आ रहा है। ठीक है गाइस, तो हम आगे चलते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ आगे। जैसे मैं यहाँ पे 11 को 5 से डिवाइड करूँगा, इस वाले केस में मैं 12 को 5 से डिवाइड करूँगा, इस वाले केस में मैं 13 को डिवाइड करूँगा 5 से, और इस वाले केस में 14 को 5 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे 16 को 5 से डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे 17 को 5 से डिवाइड करूँगा। ठीक है गाइस, तो डिवाइड करते देखते क्या होता है। देखो
रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा था। जो तीनों रिमाइंडर हैं वो अभी भी डिवाइजर से छोटे हैं तीनों में। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 0। इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ गया 1। इस वाले केस में रिमाइंडर कितना आ गया 2। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर आ रहे हैं। जो रिमाइंडर आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। 5 से डिवाइड करने पे ये सारे रिमाइंडर आ रहे हैं। ठीक है गाइस, देख लो, फिर ये फिर दोबारा रिपीट हो गया तो यही आएंगे। और ये हर जो हमने पहले जो कंडीशन लिखी थी वो सेटिस्फाई हो रही है कि जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर है वो हमेशा हमारे डिवाइजर से छोटा है। हमारे डिवाइजर जो है वो 5 है। अब तो यहाँ से एक नोट निकल के आता है, वो नोट आप लिख लेना। वो नोट क्या कहते हैं, वो नोट कहता है अगर हम किसी भी नंबर को, मान लो n को जब मैं डिवाइड करूंगा m से, m मतलब क्या है, डिवाइजर हो गया ये। जब भी मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा m से, या m यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसके रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं रिमाइंडर लिखने पे आऊंगा तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, m-1 तक हो सकता है। m नहीं हो सकता, m से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 5 था तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन 5 नहीं हुआ, 5 से एक छोटा हो गया। तो जब हम m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये सारे हमारे रिमाइंडर हो गए। ठीक है गाइज, तो ये जो नोट है इसको आप जरूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आगे काम भी आएगा। तो अब हम कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक देखेंगे कि हम अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं और किसी अच्छे क्वेश्चन में उस टाइम को लगाएंगे। तो कुछ कैलकुलेशंस की ट्रिक है, वो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो जैसे 12 प्लस में 13 प्लस में 17 प्लस में 19 डिवाइडेड में 5। अब इसमें हमें रिमाइंडर बताना है, इसका रिमाइंडर क्या है। तो कुछ लोग तो ऐसे करेंगे कि सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो नंबर आया उसको 5 से डिवाइड करो, उसके बाद रिमाइंडर आएगा। कुछ तो ऐसे करेंगे, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, एक और लिखता हूँ, 12 इंटू में 13 इंटू में 15 इंटू में 17 डिवाइडेड में 5। तो यहाँ भी कुछ लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट किया, 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जरा इसकी कैलकुलेशन करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन हम रिमाइंडर को डायरेक्ट निकालने के लिए ट्राई करेंगे। देखो इसमें करना क्या होता है, इसको हर एक को अलग अलग कर दो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 12/5 प्लस में 13/5 प्लस में 17/5 प्लस में 19/5 लिख दिया। अब हर में रिमाइंडर देखो कितना कितना रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 4। जब मैं 5 को 19 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 से 15 4 रिमाइंडर। ऐसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब इसके बीच में हमें ऑपरेशन देखना है। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मतलब क्या कर रहे हैं। देखो हर कोई जोड़ रहा है तो हम रिमाइंडर में भी सेम ही ऑपरेशन लगाएंगे। जो यहाँ पे ऑपरेशन लगा होगा वही रिमाइंडर में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2, रिमाइंडर में प्लस किया 3, फिर दोबारा प्लस किया 2, फिर दोबारा प्लस किया 4। ये सब रिमाइंडर है। इन सब रिमाइंडर को हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि बीच में प्लस 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 था हर जगह, तो हमने जोड़ दिया। तो फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11।
अब मैंने डिवाइड किससे किया था, 5 से डिवाइड किया था ना, और रिमाइंडर मेरा 11 आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो रिमाइंडर होगा वो 0 1 2 3 4 5 से छोटे ही होना चाहिए, तो 11 कैसे आ रहा है। अब 11 आ रहा है तो 11 को हम दोबारा 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अब जो रिमाइंडर आएगा वो देखो 1 आ रहा है ना, ये 1 हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर। तो सबको जोड़ के फिर डिवाइड करना तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसको आप अलग अलग कर लो, अलग अलग करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में वही ऑपरेशन लगा देना जो यहाँ पे ऑपरेशन लगा हुआ है। तो ये आ गया, अब ये तो 5 से बड़ा है तो उसको दोबारा डिवाइड कर लिया, तो ये हमारा नंबर आ गया। अगर मान लो ये नंबर 5 से छोटा हो जाता तो उस समय हमको उस वही हमारा एक्चुअल में रिमाइंडर हो जाता, फिर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप ये वाला करो, इस वाले में देखो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, 12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, 5 3 15, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। अब देखो सबको मैं इंटू करूँगा, 2 3 0, 0 से इंटू हुआ यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 0 इंटू 2, क्योंकि बीच में क्या है इंटू है, इंटू है, इंटू। तो ये इंटू कर दिया, जब इंटू का होगा 0 से इंटू है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है गाइस, तो ऐसे कैलकुलेशन करने में आपका टाइम बचेगा। अभी हम 2-3 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। फिर दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 11 प्लस में 7 डिवाइड करेंगे 5 से। तो रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, 15 पूरे डिवाइड हो जाए 0 रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। ठीक है गाइस, अब बीच में क्या है प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो हर किसी को प्लस कर दो। 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना आ गया 2 2 4 और 1 5। 5 को हम दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसमें रिमाइंडर कितना है 0, क्योंकि 5 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, 5 से छोटा रिमाइंडर होगा, 5 तो रिमाइंडर हो ही नहीं, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 1 करके। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 35 40 12 7 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 2। 5 2 10 2 रिमाइंडर, 5 1 5 2 रिमाइंडर। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ के क्या आ रहा है 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। ये जोड़ लो, यहाँ पे प्लस है ना, 4 आ गया। 4 तो 5 से छोटा है, तो हमारा यही हमारा हो गया रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर निकालना आ गया होगा। एक इंटू वाला भी सवाल कर लेते हैं। 12 इंटू में 11 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 13 डिवाइडेड में 5। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे और उसके बाद डिवाइड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम यहीं पे रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा 2, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा 3। अब बीच में इंटू है तो इन सबको इंटू कर लिया। 2 1 2 2 3 2 2 2 4 4 3 12 आ रहा है। तो 12 को जब 12 तो 5 से बड़ा है, तो मैं इसको दोबारा 5 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ रहा है मेरा 2। यही मेरा एक्चुअल में रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है कैलकुलेशन में, ये उसकी ट्रिक थी। अब हम इसके बेसिस पे कुछ अच्छे से सवाल करेंगे जो प्री में आ सकते हैं, CHSL में आ सकते हैं, GD में आ सकते हैं, और उसके
फिर वीडियो के एंड में हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे जो कंसेप्चुअल बेसिस में, जो कंसेप्चुअल के बेस पे होंगे, जो सीडीएस में आ सकते हैं या फिर सीजीएल मेंस में आ सकते हैं या बैंक एप्टीट्यूड में आ सकते हैं, इन सब में आएंगे। तो कंसेप्चुअल बेसिस होंगे वो हम लेक्चर के आखिर में करेंगे। और इससे जो अगली वीडियो होगी वो पूरी की पूरी क्वेश्चन बेस्ड होगी, उसमें हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे उसमें। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो, अगर मैं किसी भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर है n को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ रहा है 5 तो रिमाइंडर आ सकता है ना, क्योंकि जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, तो 5 आ गया। ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई जब n को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 5 आ रहा है। अब ये बताओ, जब मैं 3n को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए। इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा, CHSL में पूछ सकते हैं, CGL प्री में पूछ सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, एक तो इसका जो तरीका है वो रिमाइंडर थ्योरम जो कंसेप्चुअल होता है वो देखो। सबसे पहले तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट आएगी, देखो हम रिमाइंडर थ्योरम क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम थी हम डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो n है, n डिविडेंड ही तो है और डिवाइजर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, n जो हो जाएगा वो 7 इंटू में डिवाइजर इंटू में 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। कोशेंट मुझे नहीं पता तो मैं कोशेंट को कुछ भी ले लेता हूँ, मैंने कोशेंट को q ही ले लिया, फिर प्लस में रिमाइंडर तो बता रखा है, रिमाइंडर कितना 5, तो मैंने रिमाइंडर 5 ले लिया। अब मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि इस नंबर का मैंने 3 गुना कर दिया, तो मैंने क्या किया 3n कर दिया। 3n क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 7 इंटू में q और फिर प्लस में 5 इंटू में 3, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, मैंने पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या पूछा है, बोले जब मैं 3n/7 करूंगा, यानी कि जब मैं 3n को 7 से डिवाइड करूंगा तो इस समय मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, तो कर लो डिवाइड। 3 इंटू में 7 इंटू में q डिवाइडेड में 7 प्लस में 5 इंटू में 3 डिवाइडेड में 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही देखेंगे। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, जब मैं 3 को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 3, क्योंकि इसका डिविडेंड क्या है, छोटा है डिवाइजर से। तो मैंने बताया था जिसमें डिविडेंड छोटा होता है तो उसमें जो रिमाइंडर होगा वो डिविडेंड के बराबर ही आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 7 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। बस आगे सॉल्व करने की जरूरत ही है, इनके बीच में क्या है, इंटू 0 से इंटू हुआ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। और आप वैसे भी देख सकते हो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि ये जो है वो 7 का मल्टीपल है। जब ये 7 का मल्टीपल है तो इसमें तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं ना, 7 इसका एक फैक्टर है, 7 इसको काट रहा है तो इसमें रिमाइंडर आएगा ही नहीं कुछ। अब यहाँ पे देखो 0 प्लस में बीच में प्लस आ गई। अब यहाँ पे अब मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 5 से 15 डिवाइडेड में 7, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, 7 to 14 1 रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो मेरा ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ रहा है, ओवरऑल रिमाइंडर आ गया 1, ये मेरा आंसर। ठीक है गाइस, तो ये तो मेन कंसेप्ट था, लेकिन ये जो सवाल है ये आसान इसलिए है, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्यों ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइजर है ना, ये सेम डिवाइजर है। डिवाइजर क्या है, सेम। अगर डिवाइजर सेम है तो हम यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं, जो कहानी नंबर के साथ हुई है, देखो यहाँ पे नंबर n क्या है 3 गुना हो गया, इंटू 3 हुआ है, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो भी इंटू वही उस कहानी उसके साथ हो जाएगी। तो जब मैं 5 को 3 से इंटू करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 15, जो कि 15 रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। 15 रिमाइंडर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से बड़ा है। तो अब जब ये 7 से बड़ा है तो इसको मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो वही आंसर आ गया ना, मैच करेंगे आंसर। तो इसको करने में बहुत जल्दी हो गया, इसको करने में थोड़ा टाइम लगा,
अगर वैसे आप करते तो आप जबानी सॉल्व कर सकते थे, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कंडीशन यहाँ पे मेन ये है कि अगर सेम डिवाइजर है तो, अगर डिवाइजर सेम है तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। अब मैंने सेम डिवाइजर का तो बता दिया, अगर डिवाइजर अलग हो जाए, सेम डिवाइजर ना रहे, तब क्या होगा। तो वो उस वाले केस में हम आगे बढ़ेंगे, पहले इस पे थोड़े और सवाल कर लेते हैं। तो ये तो एक ही सवाल था, तो मैंने बताया अगर डिवाइजर सेम है तो नंबर के साथ जो जो होगा वही हमें रिमाइंडर के साथ कर देना है, और अगर रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से बड़ा आ रहा है तो उसको फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे तो हमारा वही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको दिमाग में रखना है क्योंकि सीडीएस के जो सवाल होंगे या सीजीएल मेंस के जो सवाल होंगे वो इसी टेक्निक से सॉल्व होंगे। एक दो सवाल होगा जो इससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर सवाल इससे सॉल्व होंगे, और सिलेक्शन यही दिलाएगा, ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। अगर सीडीएस में जाना है तो यही ध्यान रखना है, नंबर सिस्टम जो है वो एडवांस का टॉपिक है। ठीक है गाइस, तो आगे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, अगर मैं n को 5 से डिवाइड कर लूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दो, रिमाइंडर आ रहा है 2। दूसरा क्या है, रिमाइंडर आ रहा है 2। तो जब मैं 9n डिवाइड बाय 5 करूँगा तो उस समय मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, पहला। दूसरा है जब मैं n बाय 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1। जब मैं n स्क्वायर प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा इस समय मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये दो क्वेश्चन है, क्या करना है, दोनों को पहले देखना डिवाइजर सेम है, ओके, डिवाइजर सेम है, ओके। तो जो कहानी नंबर के साथ हो रही है वही हमें रिमाइंडर के साथ करनी है। रिमाइंडर क्या हुआ है, नंबर जो है वो इंटू 9 हो गया, तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो गया 18, 9 टू 18, लेकिन 18 तो 5 से बड़ा है तो उसको दोबारा डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या है रिमाइंडर 3। क्या है रिमाइंडर 3, 5 3 15 और 3 रिमाइंडर। तो यही मेरा आंसर है। बस 4 सेकंड लगे सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसमें क्या करना है, देखो डिवाइजर सेम है, हाँ ठीक है। अब नंबर के साथ क्या हो रहा है, पहले तो n को स्क्वायर किया है, फिर 5 से इंटू किया है, यानी कि पहला स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग हुई है। फिर क्या है, दूसरा स्टेप इंटू 5 हुआ है, फिर तीसरा स्टेप क्या है, प्लस में 3 हुआ है। ये 3 स्टेप हुए। देखो पहले n को n स्क्वायर किया है, फिर n स्क्वायर में 5 इंटू किया है, फिर 3 जोड़ा है। तो वही हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप स्क्वायरिंग कर दो, 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल गया। दूसरा स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग में 5 से इंटू करना है, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या था, 1 का स्क्वायर इंटू में 5। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जो हमने स्क्वायरिंग करी थी उसमें 3 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या किया, 1 का स्क्वायर इंटू में 5 प्लस में 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, 5 प्लस 3 8 आ रहा है। 8 को मैंने, अब क्या मेरे को 8 को 3 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 3 से बड़ा है ना 8, तो मैं फिर से डिवाइड करूँगा 3 से। जब 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 2, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 2, यही मेरा आंसर है। ठीक है गाइस, तो इतना समझ में आ गया आपको। अगर डिवाइजर सेम होगा तो नंबर के साथ जो ऑपरेशन है वही हमें रिमाइंडर के साथ ऑपरेशन लगाना है, और अगर रिमाइंडर हमारा नंबर से बड़ा आता है तो उसको फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑपरेशन लगाने के बाद रिमाइंडर जो है वो हमारा डिवाइजर से छोटा आता है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, कमेंट में बताओ क्या डाउट है, उसके बाद उस कमेंट को सॉल्व करेंगे। और किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जो अभी कनेक्ट है, जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और जो चैनल पे नया आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से जल्दी। तो आगे चलते हैं।
अभी तक हमने देखा था जो डिवाइजर है वो डिवाइजर सेम है। अब हम देखेंगे कि अगर डिवाइजर सेम ना हो तो, अगर डिवाइजर सेम नहीं होगा तो दो कंडीशन बनेगी। इफ डिवाइजर इज नॉट सेम, अगर डिवाइजर सेम नहीं है, अगर भाजक सेम मतलब बिल्कुल वैसा नहीं है तो दो कंडीशन बनेगी। पहला कंडीशन होगा कि जो डिवाइजर होगा वो रैंडम नंबर होगा, मतलब नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रीवियस वन, मतलब जो गिवन है उसका फैक्टर नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रीवियस वन। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है n/7 का रिमाइंडर आ रहा है 3, अगर n/7 का रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मेरे को बताओ कि 3n/15 का क्या रिमाइंडर होगा। अब अगर ऐसा आ रहा है, देखो ये फैक्टर तो नहीं है ना, 7 का तो फैक्टर है ही 15, तो इस वाले केस में हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द रिमाइंडर। इस वाले केस में हम रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट कर सकते। वो क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते वो मैं अभी आपको बताऊंगा प्रूफ करके, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि मैं n को डिवाइड कर रहा हूँ 24 से और मेरा रिमाइंडर जो है वो 6 है, तो मैं 3n को जब 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। अब जो 8 है ना वो इसका फैक्टर है, यानी कि मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू में 3, तो 8 24 का फैक्टर है, 24 का गुणनखंड है ना 8, तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। तो इस वाले केस में जो रिमाइंडर होगा ना वो जो नंबर के साथ हमने किया था जिसमें डिवाइजर सेम था, जो हमने डिवाइजर सेम वाली कंडीशन लगाई थी वही कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। इसको इंटू 3 कर देंगे तो 6 3 का कितना हो गया, 18 आ गया। 18 तो अब 8 से बड़ा है, तो 18 को हम फिर दोबारा डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, ये 2 मेरा आंसर हो जाएगा। और इस वाले केस में क्यों नहीं हो रहा वो अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे n/21 में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, n/21 में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब मैं क्या करता हूँ, पूछा है मेरे से क्वेश्चन में, ये पूछा है कि 5n डिवाइडेड में 9 में रिमाइंडर कितना आएगा ये बताना है। तो मैंने अभी बताया वी कैन नॉट डिटरमाइन, अब क्यों नहीं कर सकते वो समझने के लिए हमें कंसेप्चुअली जाना पड़ेगा। तो मैंने आपको इनिशियल में शुरू में क्वेश्चन में बताया था कि मैं n को कैसे लिख सकता हूँ रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। n को मैं लिख सकता हूँ 21 डिवाइजर इनटू में कोशेंट मुझे नहीं पता तो मैंने कोशेंट कुछ भी ले लिया, क्यों ले लिया कोशेंट,
21 इंटू में q प्लस में रिमाइंडर ले लिया 3। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5n, तो 21 इंटू में 5 इंटू में q प्लस में 3 इंटू में 5, ये 5n की वैल्यू हो गई। अब 5n को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 9 से, तो 21 इंटू में 5 इंटू में q प्लस में 3 इंटू में 5 डिवाइडेड में 9। ठीक है गाइस, अब जरा यहाँ पे देखो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 21 इंटू में 5 इंटू में q डिवाइडेड में 9 प्लस में 3 इंटू में 5 डिवाइडेड में 9। अब ये वाला जो है 9 इसको काट ही नहीं रहा, इसको इसमें से किसी को भी नहीं काट रहा। अब देखो q की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, अगर q की वैल्यू 9 के टेबल में कोई भी नंबर आ रहा है उसका हो गया, यानी कि 9 का मल्टीपल हो गया, जैसे 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, तब तो ये पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर q ऐसा ना हुआ, 2 हो गई q की वैल्यू, मान लो q की वैल्यू 2 हो गई, या फिर 4 हो गई, 7 हो गई, उस वाले केस में क्या होगा, तो यहाँ पे हमें q तो क्वेश्चन में बताया ही नहीं है। जब q क्वेश्चन में बताया ही नहीं है तो ये तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास q की वैल्यू नहीं आएगी तब हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक। लेकिन अगर हमें ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, अगर ये फैक्टर हो जाता है तब क्या होता है, उसको भी हम एक एग्जांपल से करते हैं। कि जैसे मान लो यही है, अगर इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है अगर मैं n/7 से 5n/7 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो फिर से करके देखते हैं। 5n की वैल्यू क्या थी, 5n की वैल्यू यहाँ से मेरे को पता है क्या है, 21 इंटू में 5 इंटू में q प्लस में 3 इंटू में 5, सेकंड पार्ट है। तो 5n को फिर 7 से डिवाइड किया, तो मैं 5n को यहाँ से क्या करता हूँ, 7 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जब 7 से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी 7 से डिवाइड किया, यहाँ भी 7 से डिवाइड किया। अब 7 जो है वो इसको काट देगा 21 को, अब इसको काट रहा है मतलब इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या है, 0। यहाँ से तो रिमाइंडर आएगा नहीं क्योंकि ये 7 का मल्टीपल हो गया, ये वाली जो चीज़ है वो 7 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ से रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा, बस यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ पाएगा। यहाँ से तो कुछ रिमाइंडर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता इस वाले केस में, लेकिन इस वाले केस में कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा, तो इस पर डिपेंड ही नहीं करना। मैं क्योंकि कुछ भी वैल्यू रख दूं तब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इसमें क्यू की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था। अब इस वाले केस में क्या है, देखो 3 इंटू में 5 15 हो गया, 15 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 1। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना था, 3, यहाँ पे रिमाइंडर 3 था। अब मैंने नंबर को क्या किया था, 5 से इंटू किया था, 5 से इंटू किया, तो यहाँ पे रिमाइंडर भी 5 से हो गया 15। उसके बाद फिर मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसमें ट्रिक लग जाएगी, ट्रिक एप्लीकेबल। ठीक है गाइस, तो रिमाइंडर थ्योरम इसलिए बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट आपको पता होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको उसी से समझ में आएंगी। ये जो अभी कैसे हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंडर थ्योरम जब आपको समझ में आएगी तभी आप ये चीज़ें समझ पाएंगे अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जिसको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चन डाल दूंगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो CDS या CGL जो मेंस के सवाल होंगे वो आपको रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान में रखते ही कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ट्रिक में हो जाएगा, अगर हर क्वेश्चन ट्रिक में होने वाला होता तो फिर वो इतना टाइम क्यों देता सॉल्व करने के लिए। अगर हर सवाल 10 सेकंड में सॉल्व हो रहा था तो आधे घंटा ही दे देता। कुछ में ट्रिक लगती है, कुछ में ट्रिक नहीं लगती, तो आपको कहीं से टाइम निकाल के ट्रिक लगा के दूसरे क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका पेपर सॉल्व होगा अच्छे से। तो जिसको पूरा स्कोर करना है उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और नंबर आते हैं पूरे नंबर, अगर आप ट्राई करोगे तो नंबर आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे वो अगली वीडियो केवल टोटली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर और कैसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के बेसिस पे प्रैक्टिस होगी बिल्कुल पूरी। जिसको ये सारे कंसेप्ट पता है वो इस वीडियो को ना देखे, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो देखे, इसलिए मैं प्रैक्टिस की वीडियो अलग बना रहा हूँ।
वो केवल प्रैक्टिस की वीडियो देख ले, वो इसकी वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो ना देखे। जिसको अगर कोई थोड़ा बहुत कंसेप्ट में डाउट है तो वो स्पीड में इंटू 1.5 कर ले या इंटू 2 करके देख ले, जिससे उसके कंसेप्ट जो है वो हो जाएंगे, वो ब्रशअप हो जाएंगे और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसी वीडियो इस पर अपलोड होती रहेंगी, मैथ के रिगार्डिंग और थोड़ा बहुत इंग्लिश के रिगार्डिंग, जो CDS या SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।